हेलो दोस्तों, ये एक फौजी की प्रेम कहानी है। शादी, देश और फिर बलिदान। मुझे भरोसा है अपने इष्ट देव पर, वो एक दिन जरूर वापस आएंगे। कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए अभी उनको पूरा 2.5 साल भी नहीं हुआ है और आर्मी वाले कहते हैं गायब हो गए। अरे भाई, ऐसे ही गायब हो जाता है कोई सेना से? राजू की ड्यूटी कश्मीर बॉर्डर में लगे अभी 2 ही महीने हुए थे और ऐसी अनहोनी हो गई। पता नहीं कहाँ होंगे, जाने किस हाल में होंगे। भगवान करे जहाँ भी हो सुरक्षित हो। 1 हफ्ते से लापता हैं, लेकिन अभी कोई खोज खबर नहीं है। सिपाही को कौन पूछे भला? कोई नेता अफसर होते तो अमेरिका से भी खोज लाते, गरीब को कौन पूछे? कितनी बार मेजर साहब से कहा है, अरे हमारे पति देव का पता कर लीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब कोई मेजर साहब को बताए, अगर कोशिश मन लगाकर की जाए तो सफल भी होती है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मत मेरी मारी गई है या इन अफसरन की। अब बेचारी इन अफसरन का क्या दोष, बजर तो हमारी ही किस्मत में पड़ गया ठहरा। ना राजू का ब्याह हमसे होता, ना ऐसी अनहोनी होती। ये मीडिया वाले भी ना क्या क्या अनाप शनाप बकते रहते हैं। कोई कहता है आतंकवादी के चंगुल में फंस गए, कोई कहता है जंगल में भटक गई, कोई कहता है पाक सेना के कब्जे में है, कोई कुछ। जितने चैनल, सबकी अपनी अपनी टपली, अपना अपना राग। इनको क्या मतलब कि किसी का परिवार उजड़ रहा है? इन्हें तो बस BTRP बढ़ाने से मतलब है। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। कितना प्यार करते थे राजू हमसे, हमें अच्छी तरह से याद है। जब पहली बार वो अपने पिताजी के साथ हमारे घर आए थे, शाम का समय था। मैं अपने खाली आंगन में मम्मी के साथ ओखल कूट रही थी। ये आए और मुझे घूरकर बोले, क्या नाम है तेरा? मैंने कहा रूपा। अच्छा, तभी तुम इतनी रूपवती हो? बदमाश, सच कह रहा हूँ, अच्छी लग रही हो। ऐसे ही ओखल कूटती रहना। अच्छा, मैं तो ओखल कूटती रहूंगी और तू? मैं बॉर्डर में दुश्मनों को कूटूंगा। ले साले और घुसेगा हमारे देश में। ऐसा कहते हुए वह अपने दोनों हाथों से दुश्मनों को मारने की एक्टिंग करने लगा। उसको ऐसा करते देख ईजा बोली, देखा चेली, बड़ा होकर राजू फौजी बनेगा, तब तेरा विवाह कर देंगे इसके साथ। राजू करेगा रे ब्याह रूपा से? राजू खुश होकर बोला, हाँ काकी। उसके ऐसा कहते ही मैं शर्माकर भीतर भाग गई। उस समय राजू की उम्र 13 साल की थी और मेरी 12 साल की। कक्षा 8 में पढ़ते थे वो और मैं कक्षा 7 में। इस पहली मुलाकात के बाद राजू हर महीने 2 महीने में किसी न किसी बहाने से हमारे घर आया करते थे। उनके साथ उनका दोस्त अंटी भी आया करता था। हमारे यहाँ से पालक का बीज ले जाते तो कभी घोट की दाल। अंटी का असली नाम अंगद था, लेकिन अंटी कंची खेलने में माहिर होने और चंट तेज तर्रार होने के कारण सभी लोग उसे अंटी कहकर पुकारते थे। अंटी शरारत के मामले में राजू से 2 अंगुल आगे था। बसंत ऋतु शुरू हो चुकी थी। उस दिन फुलदई का त्योहार था। राजू, अंटी और उनके 10-12 दगड़ू हमारे घर आए और घर की देहली में फूल डालकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, फूल दई क्षमा दई, दैनी द्वार भर पुकार। ईजा ने सबके झोले में चावल, गुड़, माल्टा और 5-5 रुपए भेंट डाली। जब ईजा भीतर चली गई तो अंटी राजू से बोले, ए राजू, भाभी का फूल। राजू झोले से एक गुलाब का फूल निकालकर देली में रखते हुए बोले, ये तेरे लिए। मैं गुस्से से बोली, बदमाश। मैं आगे कुछ कहती तब तक सब फूलदई क्षमादई करते हुए वहां से रफू चक्कर हो गए। ऐसी ही शरारत इन लोगों ने होली के समय में भी की थी। गाँव में जहाँ तहाँ होली की धूम मची थी। होलियारों की टोलियां होली गायन में व्यस्त थी। कहीं से जोगी आए शहर में व्यापारी की आवाज आ रही थी तो कहीं से बलमा घर आओ फाल्गुन की धुन सुनाई दे रही थी। पूरे गांव का माहौल होली के रंग में रंग चुका था। मैं खिड़की से बाहर झांककर होली का आनंद ले रही थी। तभी अंटी आए और बोले, भौजी, भाभी, बाहर आओ, होली खेलते हैं। हमने कहा, चुप, नहीं खेलनी हमें होली। तभी राजू जहाँ से आए होंगे पीछे से आकर हमारे चेहरे पर गुलाल मल दिया और खुश होकर चिल्लाने लगे, होली है, होली है। हमने गुस्से से कहा, क्यों आंटी, भौजी कहलवा रहे हैं, जब बड़े होकर हमारी शादी नहीं होती? राजू बोले, क्यों नहीं होगी शादी? शादी होगी और तुमसे ही होगी। ये देखो, प्यार का रंग लगा दिया है हमने तुम्हारे चेहरे पर। हम शर्मा गए, बोले, अब लगाओगे तो ईजा से शिकायत कर देंगे। ऐसा कहते ही राजू कमरे से बाहर भाग गए और हमारी हंसते हंसते हालत खराब। 8वीं पास कर जब हम गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ने गए तब राजू उसी कॉलेज में 10वीं के छात्र थे। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में वे सदा चढ़ बढ़कर भाग लेते थे। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, उन्हें एक गीत मैंने हमेशा गाते हुए देखा, कश्मीर बॉर्डर प्यारी मैं आफी लाडलू, छन होए उदास प्यारी छुट्टी पर उल्लू,
हे प्रिय कश्मीर बॉर्डर में मैं सदैव लड़ाई लड़ूंगा, तू उदास मत होना, मैं बाद में छुट्टी लेकर घर आऊँगा। उनकी आवाज़ में एक टीस थी जो उनकी गायिका में भी झलकती थी। जब वो अपने दगड़ू दोस्तों के साथ गवाले आते थे तो उनकी बंसी की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। बंसी में भी वो अपने प्रिय पहाड़ी गीत की धुन कई बार छेड़ते थे। कहले बजे मुरली ओ बैणा, ऊंची नीची डांटियों माँ, चिरीजे कलेजी मेरी तवे देख मनमा। ओ बहन, इन ऊंची नीची पहाड़ियों पर मुरली किसने बजाई? तुझे देखकर मेरे हृदय में बहुत टिस पहुंचती है। ओ राजू, कहाँ हो तुम? लौट आओ ना जल्दी। तुम्हें पता है जब से तुम गायब हुए हो ना, तो मुझे भूख लगती और ना नींद आती। ओह, भूख और नींद से याद आया, कॉलेज के दिनों तुम किसी बात पर मुझसे रूठ गए थे और बोले थे अब मैं तुझको कभी बात नहीं करूंगा। और पता है मैंने तुम्हारी बात सच मान ली थी। उस रात तो मैंने दोनों बार यह कहकर लौटा दिया कि मुझे भूख नहीं है। तुमको क्या पता मेरी दशा के बारे में? तुम तो पूरे हफ्ते भर मुझसे नहीं बोले और ना ही मेरी तरफ एक बार देखा। 8वें दिन तुमने मुझसे माफी मांगी। शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम्हें भर्ती होने का ऐसा जुनून था कि 2-2 टाइम तुम दौड़ लगाते रहते थे। लेकिन भोपाल का लड़का भर्ती जरूर होगा। भोपाल यानी मेरे ससुर जी। ससुर जी हमारे वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब दारू पी के आते हैं ना तो हमारा जीना हराम कर देते हैं। सासू माँ और मुझे किसी तरह उनके मुंह में रुमाल बांधकर उन्हें उल्टा लिटाना पड़ता है। मैं भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ, तो मैं बात कर रही थी राजू की भर्ती की तैयारी के बारे में। भर्ती के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी। हाई स्कूल पास करते ही वे तैयारी में जुट गए थे। एक दिन की बात है, वो ग्वाले आए हुए थे और संयोग से मैं भी उस दिन रेखा और नीलू के साथ बकरियां चराने गई हुई थी। मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुझसे ज्यादा बात नहीं कर सकता। तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? मैंने जवाब दिया, ना। तब तो ठीक है, मुझे लगता था तुम्हें बुरा लगता होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने बात दोहराई। अच्छा है, काफ़ी समझदार हो तुम। तुम्हें पता है मुझे जल्द से जल्द भर्ती होना है, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी आँख और देखा और कहा, तुम भर्ती ही क्यों होना चाहते हो? देश के लिए कुछ। तुम शिक्षक बनकर भी कर सकते हो, डॉक्टर बनकर भी कर सकते हो। अरे पगली, मैं बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाना चाहता हूँ। अच्छा, और अगर दुश्मन ने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए तो मैं हंसते हंसते देश के लिए जान दे दूंगा। देश के लिए जान देने का सौभाग्य तो नसीब वालों को मिलता है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक आए। देश से इतना प्रेम है और हमसे, तुमसे तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं है। ऐसा कहकर वे हंसने लगे। अगर होता तो हमसे कहते नहीं क्या एक बार भी? अच्छा बाबा, करते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए ही तो सब कर रहे हैं। जल्दी भर्ती होकर तुमसे शादी कर लेंगे। मेरी आंखों से और तेज आंसू टुलकने लगे। तब वो अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर बोले, रो नी बच्ची, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। रेखा और नीलू को भी देना। ये बात शायद रेखा और नीलू ने भी सुन ली। तभी तो पेड़ की ओट से जोर जोर से हंसने लगी। राजू मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं या देश से? ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाई। अगर मैं कहूँ कि वो देश से ज़्यादा प्यार करते हैं तो ऐसा भी कैसे कहूँ? कई बार उन्होंने मेरे लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए, एक बार की बात है तब वो इंटर से पढ़ते थे, 11वीं कक्षा के एक लड़के ने रास्ते में मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे छेड़ने लगा। मैं हाथ छुड़ाकर भागने का प्रयास करने लगी। पता नहीं कैसे इन तक खबर पहुंच गई और ये दौड़ते हुए आए। उस लड़के को इतना पीटा कि दूसरे दिन से वह मुझे बहन कहकर पुकारने लगा। तो ऐसे भी कैसे कहूँ? एक बार की बात है तब हमारी शादी हो चुकी थी। मैं घर में ज्वर से पीड़ित थी और इनके लिए लेटर आया कि तुमको अभी इसी वक्त कश्मीर जाना है। ससुर जी की लाई दवाइयाँ असर कर गई, वरना न जाने क्या होता। 1 साल बाद ही इन्होंने मुझसे शादी कर ली। हमारी शादी भी क्या अजीब थी। जाड़े के दिनों शादी की ठहरी। इतनी बारिश हुई कि भीग कर रुमझुम हो गए। ड्यूटी से भी दिन में 2 बार ज़रूर फ़ोन करूँगा मत, और करते भी थे, लेकिन पिछले 7-8 दिनों से उनका कोई फ़ोन नहीं आया। वो भी इतने दिनों से पता नहीं किस हाल में है।
राजू की पत्नी को राजू फौजी का इंतजार करते करते 10 दिन हो गए। आज 11वां दिन है। रूपा को अब भी पूरा विश्वास है कि उसका पति जरूर घर आएगा। शाम को कुछ फौजी ताबूत कंधे में उठाए उनके घर आए। फौजियों के पीछे गांव वालों की लंबी कतार। उन्होंने ताबूत रूपा के घर के आंगन में रख दिया। रूपा दौड़ती हुई कमरे से बाहर आई। उसने मुंह से एक चित्कार निकाली, राजू, और ऐसा कहते वह बेसुध होकर गिर पड़ी। आज राजू ने बता ही दिया कि एक फौजी को सबसे ज्यादा अपने वतन से प्यार होता है। जंगल के जिस भीड़ आतंकवादियों की लाशें भी मिली थी, यानी राजू ने 4 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो दोस्तों, जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी कहानियाँ लेकर आते रहें। बाय बाय।